आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है लोहिया। आज हम महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया पर चर्चा करेंगे। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इनका भारतीय राजनीति में योगदान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी देन, इनके विचार, इनके दर्शन पे बात करेंगे। विषय संख्या है लोही 853 लोहिया, और इसमें एक ही कोटेशन है 8530। इसमें जब हम बात करते हैं लोहिया के बारे में, राम मनोहर लोहिया, लोहिया समाजवादी विचारक थे जिन्होंने अपने देश के लिए, समाज के लिए कई कार्य किए और देश को आगे ले गए। इनका जन्म 1910 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जर्मनी में कंप्लीट की और उसके बाद यह भारत आए। भारत आकर इन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जो कि समाजवादी विचारों से प्रभावित थी। इनका भारत छोड़ो आंदोलन में भी काफी अहम योगदान रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने कई नेताओं के साथ अपनी गिरफ्तारी दी और भूमिगत रहते हुए जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के साथ आंदोलन को आगे ले गए। इन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन, कांग्रेस रेडियो को भी चलाया 1942 के दौरान, और इसके माध्यम से उन्होंने फ्रीडम फाइटर का संदेश आम जनता को सुनाया। ये कई बार जेल गए, यातनाएं भी सही, तो लोग बंधु ले गए थे, तो वो बोले देखने लगे और इसको तो ये लेके चली आई है लगा। और इस तरह से इन्होंने बहुत ही अहम योगदान दिया। 1967 को इनका निधन हो गया। अब बात आती है कि यह जो व्यक्ति हैं लोहिया, इनका विचार क्या था। जब हम इनके विचारों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इन्होंने समाजवादी विचार को दुनिया के सामने रखा और यह चाहते थे कि खंभा राज
इनका जो आदर्श है, जो इनकी विचारधारा है, वह बात करते थे चौखंबा राज की। अब चौखंबा राज क्या होता है? इसका मतलब है सरकार के 4 स्तर होंगे। पहला गांव, दूसरा मंडल, तीसरा प्रांत और चौथा केंद्र। और ये चाहते थे कि शासन का विकेंद्रीकरण हो और एक व्यक्ति की पहुंच, उसकी भागीदारी शासन में हो। इसके अलावे इन्होंने अंग्रेजी हटाओ का नारा दिया। यह अंग्रेजी के धुर विरोधी थे और उन्होंने इसके लिए काफी काम भी किया। जो इनके विचार हैं उन्हें हम कहते हैं सप्त क्रांति। सप्त क्रांति की अवधारणा को उन्होंने जन्म दिया। अब ये क्या है? सप्त क्रांति में 7 तरह के लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है नर नारी समानता, दूसरा है रंग भेद समाप्त करना, तीसरा है जाति भेद समाप्त करना, चौथा है साम्राज्यवाद को नष्ट करना, पांचवा है आर्थिक समानता के विरुद्ध, मतलब आर्थिक समानता को खत्म करना, छठा है निजी जीवन में अन्याय का प्रतिकार। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के निजी जीवन में कोई अत्याचार करता है तो उसे उसका प्रतिकार करना चाहिए। और सातवां अंतिम है अस्त्रों के विरुद्ध, मतलब वह चाहते थे कि ये शस्त्रीकरण हो। यह था इनका सप्त क्रांति। ये समाजवादी विचार को मानते थे, लेकिन इनका जो विचार था वह बाकियों से अलग था। अलग इसमें आने में था कि ये स्वदेशी समाजवाद को मानते थे और उन्हीं के अनुरूप ये शासन की कल्पना करते थे। एक बात और विचारणीय है कि लोहिया ने राम, शिव और कृष्ण का मंडन किया और उनको नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। उनकी एक पुस्तक है भारत माता धरती माता। इस पुस्तक में उन्होंने राम, शिव और कृष्ण पे लंबे निबंध लिखे हैं। इनमें उन्होंने कहा कि राम, शिव और कृष्ण भारतीय संस्कृति की पहचान है। वह राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकता की धरोहर है। इसके अलावा वह कहते हैं कि राम, शिव, कृष्ण कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि राम, शिव और कृष्ण वास्तविक पात्र हैं। उन्होंने राम राज्य की कल्पना की और साथ ही साथ इन तीनों भगवान के माध्यम से, राम, शिव और कृष्ण के माध्यम से भारतीय समाज और भारतीय शासन को स्थापित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने वाली है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि राम मनोहर लोहिया का गोवा की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी का गोवा की आजादी में बहुत बड़ा योगदान था। वह योगदान कैसे था? वह योगदान इस तरह से था कि 18 जून 1946 को लोहिया ने गोवा के मडगांव में एक भाषण दिया। और वो भाषण क्यों दिया? गोवा की जो
पुर्तगाली सरकार थी, उसने नागरिक अधिकारों पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, और इसी प्रतिबंध के खिलाफ उन्होंने यह रैली की। उन्हें इसके बाद जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद वह इस पे काम करते रहे। उन्होंने जो उस समय के जो राष्ट्रीय आंदोलन को चला रहे थे, उनका ध्यान पुर्तगालियों की ओर आकृष्ट किया और कहा कि जैसे हम अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, वैसे ही इन पुर्तगालियों को भी गोवा से भगाना पड़ेगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि गोवा में पुर्तगालियों का शासन था और यह 1961 तक रहा। यह जो शासन था यह 1961 तक रहा, और पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का शासन था, और यह भी 60 के दशक तक चलता रहा। तो इसी बात को इसमें कहा गया है कि इनका गोवा की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब बात आती है जो आज का कोटेशन है उस पे, जो यह कोटेशन कहता है कि गांधी सत्ता और संपत्ति के अकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। वह चाहते थे कि सत्ता और संपत्ति का जो अधिकार है या उसका जो निर्णय है, वह अधिक से अधिक ग्राम सभा के पास रहे और इसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। जयप्रकाश नारायण भी इसे अवसर थे, इस पे भी हमने बात की है। लोहिया जी सत्ता के संबंध में गांधी के साथ थे, लेकिन आर्थिक मामलों में वह उनकी जो उनके विचार थे वह अलग थे। इसमें इस कोटेशन में आगे भी अलग बातें की गई हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि अटल जी में राजनेता के अच्छे गुण थे, वह व्यवहारिक थे। यह बात सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक व्यवहारिक नेता थे। देखिए, जब 96 में पहली बार भाजपा को बहुमत आया, मतलब बहुमत क्या, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 167 सीट आया। उस वक्त भाजपा को भारतीय राजनीति में अछूत माना जाता था। इसके बाद भी इन्होंने सरकार बनाई, हालांकि उनकी सरकार 13 नहीं चल पाई, दूसरी सरकार 13 महीने रह पाई, और जो तीसरी बार उन्होंने 5 साल शासन किया। इसका मतलब यह है कि ये व्यवहारिक थे और इन्होंने इसी के दम पर उस जमाने में जब भाजपा का इतना प्रभाव नहीं था, उन्होंने 5 साल गठबंधन के साथ शासन किया। तो जाहिर सी बात है वह व्यवहारिक थे, इसमें कोई दुराय नहीं थे। इसके अलावा एक बात और जानने वाली है कि अटल बिहारी वाजपेयी संघ के हिंदुत्व से उनका कोई सरोकार नहीं था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन से उन्होंने हमेशा दूरी बनाए रखी। ठीक है, उन्होंने भाषण दिया, कई समय पर बातें कही, लेकिन वह केवल उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म था, बल्कि उनका जो आंदोलन था उससे उनका कोई संबंध नहीं था। एक बात और इसमें आती है
कि मोरारजी देसाई सिद्धांतों के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी से अधिक मजबूत थे। हाँ, तो ये हो सकता है कि मोरारजी देसाई उनसे अधिक मजबूत हो, क्योंकि मोरारजी देसाई ने जो बहुत से काम किए हैं, जो उनके बारे में बातें की जाती हैं, उनसे ऐसा लगता है कि वह सिद्धांतवादी थे। तो ये था आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। इससे मैंने पहले तो आपको लोहिया जी के बारे में बताया, जो उनके विचार थे उसके बारे में बताया। इसके बाद मैंने जो कोटेशन में जो बातें हैं उनको आपके सामने रखा। तो ये था आज का विषय परिचय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने भी बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। साथी के साथ ही बताएं। हाँ, नमो नमः। जी बताइए आगे। धन्यवाद। गांधी जी के और अटल जी तक का जो है कि नीतियों पर और सिद्धांतों पर विचार का आज चर्चा है, और बड़ा अच्छी बात है कि हम जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो नेता हुए हैं उनका जो है कि दिग्दर्शन करें और वहां से कुछ सूझबूझ ग्रहण करें। वास्तव में देखा जाए, गांधी जी की जो नीति थी वह ठीक थी, और स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनका नीति जो है कि कारगर रही और देश को स्वतंत्रता दिलाने में सफल रहे। लेकिन जो इनका शासन कैसे चलाया जाए, इस पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ पाया, और हमारे ख्याल से उस समय प्रकाश पड़नी चाहिए थी। जब स्वतंत्र भारत हुआ उस समय प्रकाश नहीं पड़ा, न बाद में पड़ा, न वर्तमान समय में भी जो है कि गांधी जी कैसा शासन चलाना चाहते थे, इस पर कोई विशेष प्रकाश आज भी जो है कि मिल नहीं पाया है। यह तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो अपना कार्य है उसको करना चाहिए, और जो जिस कार्य में यथोचित रूप से योग्य हो उसको वह कार्य करने का जो है कि व्यवस्था होनी चाहिए, और उसको शामिल करना चाहिए। इन किन प्रकार है सरकार जहां जहां पर जो जो व्यवस्थाओं में चलाने में अब तक जो है कि जो इतिहास मिलता है असक्षम रही है, और वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए कि दुनिया की जो सरकारें हैं क्या क्या व्यवस्थाओं में जो है कि उनका प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। सरकारों का प्रभाव दो तीन चीजों पर नहीं पड़ पा रहा है। एक तो जो है कि आर्थिक समानता देने के मामले में सरकार असफल है। दूसरी चीज न्यायिक व्यवस्था, या जो है कि पारिवारिक जो न्यायिक व्यवस्था है, जो संपत्तियों का जो है कि निस्तारण है विवादित, इसमें जो है कि सरकारों का जो है कि क्षमता बहुत कम है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो विवादित संपत्तियों का निस्तारण है, और जो पारिवारिक जो विवाद हैं, और जो मोहल्ला गांव पड़ोसी इत्यादि जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, चक्रोट की नाली की और सड़क की मार्ग की, ज्यादातर न्यायालयों में 75% तो यही सब है, और उसमें जो है कि सरकारी व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था फेल है। तो यहाँ पर गांधी जी जो बात करते थे सत्ता के केंद्रीकरण, तो यहाँ पर लगता कि सत्ता का केंद्रीकरण होना चाहिए, और कुछ समाज को अधिकार देना चाहिए कुछ मामलों में। तो वहां पर समाज का यदि देखा जाए
प्राचीन काल से व्यवस्था समाज इसमें बड़ा अच्छे सफल थी और पारिवारिक व्यवस्थाओं को निपटारा करने में, समाज को संस्कार देने में, समाज को परिवारों को प्रेरित सही दिशा में जो है कि व्यवस्थित करने में और अन्य सारे जो छोटे-मोटे विवाद थे, उसमें समाज जो है कि बहुत सफल रहा है और प्रायः पहले की जो सामाजिक व्यवस्थाएँ थीं, इन सब विवादों का बड़ा न्यूनतम समय में उसका निपटारा कर लेती थीं। तो यहाँ पर जो है कि समाज को इस तरह के अधिकार देना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे संस्कार इत्यादि देने के मामले में समाज भी उतना जो है कि सफल नहीं हो पाता था। तो इस मामले में परिवार को जो है कि व्यवस्थित करना चाहिए। परिवार जितना अच्छा संस्कार दे सकता है, परिवार जितना अपने सदस्यों पर नियंत्रण रख सकता है, तो समाज व्यक्तियों पर उतना नियंत्रण नहीं रख सकता। परिवार एक अच्छे से नियंत्रण रख लेता है। परिवार जो है कि अपने सदस्यों को जानता है इसकी क्या प्रकृति है, जन्म से लेकर के बड़े होने तक उसके वृत्तियों के बारे में, प्रकृति के बारे में, व्यवहार के बारे में बेहतर ढंग से जानता है और उसको जो है कि व्यक्ति पर नियंत्रण करने का अधिकार हो। जो परिवार जो है व्यक्ति के नियंत्रण में न रख सके और व्यक्ति को जो है कि अराजक ही बनाना चाहता है, तो वहाँ पर व्यक्ति को पीड़ित करने के बजाय दंड देने के बजाय परिवार को दंड देना चाहिए। हालाँकि जो है अराजक उसको तो अधिक दंड हो, लेकिन परिवार को भी उसका कुछ अंश में उसके दंड का भुगतान होना चाहिए। हमने इस मामले में देखा है, परिवार को दंड देने से तो न्यायिक व्यवस्था शांति में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। जब से योगी की सरकार आई है, उन्होंने जो दंगाई थे, तो उन्होंने सिर्फ दंगाई को ही नहीं सजा दिया, उनके निवास को, आवास को जो है कि बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने जो है कि परिवार को जो है कि भी दंड दिया। सत्य से दंड नहीं दिया, लेकिन आर्थिक रूप से भवन में तो सारी पूरा परिवार रहता था और इसके चलते एक बहुत बड़ी जो है कि शांति व्यवस्था जो है कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है। छोटे-छोटे राज्य मणिपुर जैसे जो है कि अभी तक अशांत हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रांत है, इतनी विविधता है, इतनी जो है कि पिछड़ापन है, इतने जटिल चुनौतियों के बीच में इतने बड़े प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखना एक बहुत बड़ी बात है। संभवतः शांति व्यवस्था जो है कि वहाँ पर परिवार को भी दंड के दायरे में लेने के कारण से ही हुआ है, क्योंकि परिवार ने अपने व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया, उनको अराजक होने से रोका। उनको लगा कि यदि हमारे परिवार का व्यक्ति अराजक होगा, तो उसको भी दंड के साथ-साथ हमें भी दंडित होना पड़ेगा। इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। और इसके बाद यदि गांधी विचार अब यहाँ पर जो कि उनके अंतर में जो है कि अब जयप्रकाश या लोहिया की जो है कि यहाँ पर तुलना किया जाए, तो देखिए जयप्रकाश जी भी गांधीवादी थे, लोहिया जी भी गांधीवादी थे, लेकिन सब लोगों का कार्य करने की प्रकृति अलग-अलग थे। गांधी जी की जो पॉलिसी थी, वह पूरी तरह से प्रकाश में नहीं आ पाई। संभवतः जो है कांग्रेसियों के पास गांधी जी की पूरी पॉलिसी जो है कि थी, लेकिन उसको जो है कि छिपा दिया गया, क्योंकि गांधी जी जो विचारधारा थी वह कट्टर सनातनी थे। कट्टर सनातनी का मतलब जो है कि अत्यंत पवित्र जीवन और साधु जीवन जीना और सबको सात्वता में रखना और सगुण, निर्गुण, निराकार और अन्य सभी चीज़ों में समन्वय स्थापित करना, सभी चीज़ों को महत्व देना, यह गांधी में ये था। यह एक सच्चा सनातनी में भी यही बात होती है कि वह जो है कि सभी उपासनाओं में समान दृष्टि रखता है। गांधी जी भी सभी उपासनाओं के प्रति समान दृष्टि रखने वाले थे। कट्टर सनातनी और एक गांधी जी में हमें कोई अंतर नहीं समझ में आता है और गांधी जी शुद्ध रूप से कट्टर सनातनी थे या कि शुद्ध सनातनी थे। उन्होंने अपने आप को बहुत कुछ परिवर्तन किया और अपनी गलतियों से सीखा और अनुभव किया और बहुत साफ परिवर्तन लाए।
और जहाँ तक है जयप्रकाश जी थे, लोहिया जी थे, उन्होंने गांधी जी को फॉलो किया था, लेकिन कुछ समय काल अंतर में कुछ अपने नीतियों में जो है कि कुछ परिस्थिति के अनुसार जो चुनौतियां थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को अग्रेसिव किया। अब इसके बाद आते हैं अटल जी। ये तो निश्चित है कि भारतवर्ष में जो है कि आज जो राजनीति का जो आदर्श नेतृत्व का जो परंपरा है वह अटल जी से ही आरंभ हुआ। अटल जी के पहले जो है कि आरक्षण तुष्टीकरण के प्रति इतना अग्रेसिव थे, आग्रही थे, और कुछ तो जो है कि उग्रवादी विचारधारा के भी थे, लेकिन अटल जी ने इन सभी लोगों को इतना अच्छे ढंग से संतुलन किया कि जो है कि जो विरोध के पक्ष के थे उनको भी जो है कि प्रतिपक्ष में के विचारों से सहमत कराना और प्रतिपक्ष के लोगों को जो है कि विपक्ष के विचारों से समन्वय कराना, यह बहुत बड़ी जो है कि भारतीय राजनीति में जो है कि व्यवस्था और दर्शन और मार्ग प्रशस्त किया। और मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना में यदि किया जाए तो देखिए अटल जी की अपनी कोई ऐसी कोई नीति उनको प्रकाशित नहीं हुई है। उन्होंने यह नहीं कहा कि ग्राम स्वराज या हिंदू हिंदू राष्ट्रवाद या जो है कि इन्होंने उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, कोई एक नीति की बात नहीं की, लेकिन उनका नीति क्या था यहाँ पे विचार करना पड़ेगा। तो वास्तव में अटल जी की जो नीति थी वह जो है कि समाज को एक करना। जब तक समाज एक नहीं होगा, विविधता में भी जो है कि जो समरसता होनी चाहिए उस पहलू को जो कि प्रकाशन करने में अटल का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि विविधता में विरोधाभास पैदा करने में वामपंथी और कांग्रेसी बहुत आगे थे, उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन तत्कालीन भारत में जो विविधता थी उसमें जो समरसता का जो बिंदु हुआ, जो उसके प्रकाशित करने वाले जो है सर्वप्रथम जो है कि अटल जी ही हैं भारतीय राजनीति में। हालांकि गांधी जी ने सामाजिक स्तर पर जो है कि समरसता स्थापित की, लेकिन राजनीति जो वर्तमान राजनीतिक है उसकी विविधता में जो समरसता के आज जो है कि बिंदु बने, जैसे आज नीतीश और मोदी एक मंच पर आते हैं, तो उसमें पहले यह नहीं था, एक बहुत तगड़ा विरोधाभास था, एक वोट से सरकार गिरी थी, जयललिता जो है कि उसमें थी जो है कि शायद जो एक विपक्ष में एक जो आज जो है क्या है कि आज उद्धव ठाकरे और जो है कि शरद पवार एक हो गए, एकदम विपरीत धुरी की। तो अटल ने जो वह किया उसी का परिणाम हुआ कि जो एक दूसरे में जो है कि मतांधता थी, हम विपक्ष में हैं, हम प्रतिपक्ष में हैं, हम इस विचारधारा में तो हम कहीं बदल नहीं सकते हैं। तो वह जो है कि मतांधता, राजनीतिक मतांधता को खत्म करने का यदि किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने राजनीतिक मतांधता को बड़ी खूबसूरती से समाप्त किया है। लेकिन जो धूर विरोधी जो थे या धूर जो है कि वामपंथी थे, वो आज भी जो है कि कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और लेकिन यह है कि अब जो है कि एक विस्तार जब हो जाता है सत्ता पक्ष का, तो उनको सबको जो है उतना सीट सबको तो भाई प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया नहीं जा सकता। तो इसलिए प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से जो है कि पक्ष विपक्ष बटा हुआ है। लेकिन संभवतः यदि देखा जाए पक्ष विपक्ष में जो राजनीति है, तो कभी भी इधर से उधर आने की संभावना जो है कि जो समरसता जो राजनीतिक थी बनी है वो आज कायम है, कभी भी हो सकता है। जैसे मुकेश सहनी जो है कि या हमारे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जो है कि कैसे जो है कि एकदम विरोध भाव से फिर जो है कि समरसता वाले भाव प्राय, और कैसे मुकेश सहनी जो है कि इधर से उधर हो गए, लेकिन फिर उनको जो है कि कैसे पुनः जो है कि इधर से उधर हो सकते हैं। तो यह होती धीरे धीरे स्थितियां राजनीतिक जो है कि जो स्थितियां नेतृत्व था वह उसका एक स्पष्टीकरण माने जो उसका प्रकाशन व्यवस्था था मूल स्थिति में जो राजनीतिक विचारधारा जैसे उनमें अलगाव होना चाहिए था, उस तरह के स्पष्ट अलगाव अब दिखाई पड़ता है। जो स्पष्ट अलगाव जो आज दिखाई पड़ रहा है उसके श्रेय जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है।
और इस प्रकार से कहते हैं कि जो आज वर्तमान में जो जिस स्थान से दी जा रही है, चाहे वो आर्थिक परिदृश्य हो, आर्थिक व्यवस्था जो मनमोहन सिंह ने की थी, जो है कि नरसिम्हा राव ने जारी की थी, नरसिम्हा राव को जो है कि जो व्यवस्था थी उसको अटल ने जिस ढंग से लागू किया और जिस ढंग से परमाणु बम का परीक्षण जिस कूटनीति के तहत पर समन्वय के साथ जो है कि संतुलन के साथ परमाणु बम का परीक्षण करना, फिर उससे जटिल चुनौतियों से लड़ना, फिर जो है कि अपने आप को निर्गुण बनाए रखना, यह एक जो है कि जो राजनीतिक का जो अत्यंत कूटनीति वाली जो ग्राउंड होती है, उसको अत्यंत कूटनीति वाले स्तर पर ले जाने का श्रेय हमें अटल बिहारी वाजपेयी को समझना चाहिए। भारतीय राजनीति में जो है कि और हिंदुत्व में कूटनीति आधारित जो विचारधारा जो होनी चाहिए, उसका देन हम अटल को समझते हैं। उसी अटल बिहारी वाजपेयी के हमारे शिष्य जो है कि माननीय नरेंद्र मोदी हैं, उसी धारा पर चल रहा है। मैं समझता हूँ इसमें वर्तमान जो अटल ने जो राजनीतिक जो है कि मार्ग प्रशस्त किया, आज भी उसी मार्ग पर लोग चल रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिया। कोई ऐसा सोच नहीं सकता था कांग्रेस जो है कि हट सकती है और कोई अकेली पार्टी जो है कांग्रेस के विरुद्ध जो है खड़ा हो सकती है या सत्ता में ला सकती है पूर्ण बहुमत के साथ। तो यह अटल ने संभव किया, इसके अटल को इसके लिए बधाई देते हैं। अंत में हम यही कहेंगे जो है कि गांधी जी से ले अटल तक सब जो है कि महानुभावों को जो है कि देश के निर्माण के लिए जो उन्होंने किया, सब उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। मैंने एक पीपीटी भेजी थी ब्रजेश जी को, यदि इस विषय पर उसको उपयुक्त लगे तो आगे बात की जा सकती। तो मदन मोहन जी जब जब चाहेंगे तब आप बोल सकते हैं। आप कबीरा बाबा, जब आपकी इच्छा होगी तो बताइएगा। नहीं, मैंने एक पीपीटी भेजी थी ब्रजेश जी को, उसमें महात्मा गांधी जी की आज के युग में प्रासंगिकता पे है, और यदि उस पीपीटी को आप साथ में चला सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप बताइए ना वो विषय। हाँ हाँ बिल्कुल। महात्मा गांधी जी, हाँ जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं पीपीटी को चला दूंगा। अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगेगा मुझे, हाँ, उसी हिसाब जी से जी बात करने में सुविधा। ज्ञानेंद्र जी, जी भाई साहब। मैंने कहा स्क्रीन शेयरिंग का अगर ऑप्शन देंगे ना तो मैं पीपीटी को जो है वो सामने रख दूंगा। रिक्वेस्ट दीजिए। नहीं, आपको होस्ट को राइट्स देने पड़ेंगे ना। अच्छा, तब तक कोई और साथी बात रखें, मुझे 2-4 मिनट लगेंगे, फिर हम लोग जो है मदन जी से ले लेंगे। आप होस्ट हैं भाई साहब। तब तक मैं थोड़ा सा रख देता हूं। देखिए, आज की चर्चा में एक बात तो ये हम लोग को समझना होगा कि सत्ता का अकेंद्रीकरण और शक्तिशाली केंद्र, दोनों में क्या अंतर होगा। हम लोग का मानना ये है कि राज्य माने सरकार के पास न्यूनतम दायित्व होना चाहिए, अधिकतम शक्ति होनी चाहिए। वर्तमान जो हमारी सरकार है या जो सरकार का सिस्टम है देश में, उसमें अधिकतम दायित्व है और न्यूनतम शक्ति है।
इसीलिए अराजकता हो रही है। गांधी जी हमेशा ये चाहते थे कि आर्थिक मामलों में और राजनैतिक मामलों में अधिकतम अधिकार गांवों को दे दिया जाए, थोड़े से अधिकार सरकार के पास रहे। यही सिद्धांत वास्तव में आदर्श सिद्धांत यही है। आर्थिक शक्ति भी और राजनैतिक शक्ति भी अधिकांश गांवों के पास जाने दीजिए। अब बात आई अटल जी की। लोहिया जी पर तो बहुत चर्चा हो गई। अटल जी एक भले आदमी थे। मैं अटल जी के साथ काम किया हूं। अटल जी के ग्रुप में ही था मैं। तो अटल जी और नरेंद्र मोदी में एक बहुत बड़ा फर्क है कि नरेंद्र मोदी धोखा नहीं खा सकते हैं और अटल जी धोखा खा सकते थे, और अटल जी धोखा खाए। उस चुनाव के समय अटल जी को धोखा दिया गया। खैर, जो भी बात थी, तो अटल जी को मैं एक प्रकार से राजनैतिक दृष्टि से थोड़ा राहुल गांधी से कम शरीफ मानता हूं। और शराफत राजनीति के लिए एक अयोग्यता होती है। शराफत कभी राजनीति में सफलता के लिए उपयोगी नहीं है। जो अटल जी में थी, जो राहुल गांधी में है, राहुल गांधी में बहुत ज्यादा है, अटल जी में उतनी ज्यादा नहीं थी। ये दोनों के बीच में अंतर है। तो भाई ये तो इस तरह का तो होता है। इस मामले में सोनिया गांधी बहुत चालाक है राजनीतिक दृष्टि से। चलिए, वो आज का विषय नहीं है। और बाकी सारे जो मामले हैं, मुरारजी देसाई वगैरह, ये भी अच्छे लोग थे। मुरारजी देसाई अटल जी की तुलना में अधिक सिद्धांतवादी थे। अटल जी उतना ज्यादा सिद्धांतों पर नहीं चलने वाले थे जितना मुरारजी थे। मैं मुरारजी के बारे में जानता हूं कि जिस दिन मुरारजी की सरकार गिर रही थी और पता चला कि सरकार गिर सकती है, तो मुरारजी ने कहा कि ठीक है, सवेरे बता देना जो होगा, मैं जा रहा हूं सोने। जब सरकार डावाडोल थी, तब ये अपने बिस्तर में सोने चले गए। ये स्थिति प्रज्ञ का ही लक्षण आप कह सकते हैं मुरारजी के बारे में। और अटल जी के बारे में मैंने आपको अपनी बात बता ही दी। मैं मुख्य रूप से यही बताना चाहता था कि न्यूनतम दायित्व और अधिकतम शक्ति, गांधी जी से एक गलती हुई है। गलतियां तो दो तीन हुई हैं, लेकिन एक गलती मैं मानता हूं गांधी जी की, कि गांधी जी ने यह जो बात कही कि राज्य को न्यूनतम बल प्रयोग करना चाहिए, कही कि नहीं कही हमको नहीं पता है, लेकिन बताया जाता है कि ये बात गांधी जी ने कही। अगर राज्य न्यूनतम बल प्रयोग करेगा
तो निश्चित रूप से अराजकता पैदा होगी, जैसी अभी हो रही है। लोहिया जी भी गांधी जी की इस बात को मानने वाले थे, और इसलिए जब केरल में शायद पट्टन धानु पिल्लई थे या कौन थे जिनकी सरकार थी, और वहां अराजकता हुई, सरकार ने गोली चलाई, कुछ 2 4 5 लोग मरे भी। सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी, लोहिया जी ने कहा कि रिजाइन करो। सरकार गोली कैसे चलाएगी? तो भाई मेरे विचार से यह लोहिया जी का आदेश देना गलत था। सरकार का तो काम ही है कि वह व्यवस्था को बना के रखे, और उसके लिए समुचित बल प्रयोग करे या अधिक बल प्रयोग करे। कम बल प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। ये न्यूनतम बल प्रयोग का परिणाम हुआ कि देश भर में गुंडागर्दी बढ़ गई, अराजकता बढ़ गई। भाई आप जरा एक बात सोचिए कि अगर मच्छर मरेगा 16% डीडी से, 16% अगर आप दवा डालेंगे तब मच्छर मरेगा, आप डाल रहे हैं 14%। मच्छर की शक्ति बढ़ रही है, बाद में आपने 16 कर दिया, तब तक मच्छर की शक्ति 18 हो गई। तो आप 1 1 2 2 बढ़ाते रहे, मच्छर बढ़ते चले गए। यही भारत में हुआ। अगर शुरू में ही 17 18 अगर दवाई डालते, ये स्थिति नहीं पैदा होती जो अभी पैदा हुई है। तो मुझे इतना ही बीच में बोलना था। अब आप अपनी बात को आगे चलाइए। मदन जी, मैं ना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आप चला सकते हैं। ठीक है। दिख रही है ना? अभी तो नहीं दिखी। एक मिनट। हाँ जी, अब दिख रही है? हाँ जी दिखी। तो जी। इसमें पेज नंबर पहला नहीं आ रहा, दूसरा तीसरा आ रहा है शायद। ये पेज नंबर पहला ये है। हाँ, पहला अब आ गया, ठीक है। इसमें पहली पीपीटी में ये दिखाया है महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक दोनों की नीतियों में क्या परिवर्तन फर्क था। बाल गंगाधर तिलक कहते थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और गांधी जी की जो है, नेक्स्ट पेज, गांधी जी कहते हैं फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल। तो गांधी जी की फ्रीडम का अर्थ था कि वो चाहते थे कि इस देश की जनता जो है वो एकेंद्रीकरण के माध्यम से, जो अभी हमारे मुनि जी ने कहा, उसकी बात करना चाहते थे, और जो है पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते थे। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज नाम से पुस्तक लिखी, जो मेरे समझ में ब्रिटिश साम्राज्य जहां सूर्य अस्त नहीं होता था उसके ताबूत में कील ठोक दी थी उन्होंने उपयुक्त समय आने पर। क्योंकि वो समय ऐसा था जो पश्चिमी सभ्यता के जो अंधानुकरण था, राइजिंग टाइम था। राइजिंग टाइम में उन्होंने उसके दुष्परिणामों को समझते हुए उसका विरोध कर दिया था। काश हम उस बात को समझ पाते और उस पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में सेल्फ कंट्रोल कर पाते अपने पंचायतों के माध्यम से। गांधी जी ने 1932 में इस किताब को दोबारा छापा और 31 जुलाई 1933 को यह कहते हुए अपना घर छोड़ दिया कि मैं अपने घर में तभी घुसूंगा साबरमती आश्रम में जब स्वराज मिल जाएगा। उनको उम्मीद थी कि उनके जो साथी हैं तो उस समय के समकालीन नेता है
उनकी बात को समझेंगे और इस दिशा में काम करेंगे। लेकिन अलास नो वन ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट। और गांधी जी की जो परिभाषा थी फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल, हमने सेल्फ कंट्रोल के लिए दिशा में आज तक कोई कार्य नहीं किया। इसीलिए महात्मा गांधी जी को 1934 में कांग्रेस से त्यागपत्र देना पड़ा और 1934 से 1948 तक 14 साल तक जब वो सत्ता के शीर्ष पर बैठने की कैपेसिटी रखते थे, उन्होंने सत्ता को त्याग करके वनवास झेला भगवान राम की तरह। भारतीय संस्कृति के अंदर त्याग का महत्व है। त्याग के माध्यम से ईश्वरीय न्याय के ऊपर भरोसा था महात्मा गांधी जी को कि उपयुक्त समय आने पर गांधी जी के स्वराज की स्थापना हो सकेगी। इसीलिए वो ये कहते हैं नेशन इज नॉट येट रेडी फॉर द फ्रीडम। वो विलियन को प्रमोट करते हुए कहते हैं लेट जिन्ना बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ यूनाइटेड कंट्रीज, आई थिंक नेहरू जी यू विल नॉट माइंड। वो इतना भी कहते हैं लेट द ब्रिटिशर्स रूल इवन आफ्टर फ्रीडम इन आजाद भारत। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ भारत। और आजाद भारत के अंदर पूरा आर्मी का जो ब्रिटिश जो है आर्मी में उच्च पदों पर बैठे थे। गांधी जी नेहरू जी को भी जब सरदार पटेल के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस बनाते हैं उस समय भी कहते हैं नेहरू इज द बेस्ट इंग्लिश मैन, सो ही डिजर्व्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस over Patel so that he can have better negotiations as per the desires of Britishers for transfer of power agreement. गांधी जी आज भी waiting for enlightenment of masses। ये नेक्स्ट पेज, एक मिनट। हाँ, वेटिंग फॉर एनलाइटनमेंट मैसेज फॉर स्वराज। गांधी जी ने मरने से 20 मिनट पहले भी चरखा काट रहे थे और उस चरखे का क्या भावार्थ था इसको मैंने अगली पीपीटी में दिखाने का प्रयास किया है। चरखे का अर्थ है अकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण या रिलोकलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉलोइंग 6 डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी पावर, निर्णय लेने की क्षमता, एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग और पैतृक उद्योग इंस्टीड ऑफ मैकाले एजुकेशन, सबको समान शिक्षा और कंपलसरी एजुकेशन जिसके अंदर स्वावलंबन की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हमारे नई पीढ़ी के 20-25 साल बर्बाद किए जाते हैं। और तीसरा रिलोकलाइजेशन ऑफ हेल्थ वाया योग आयुर्वेदा। चौथा रिलोकलाइजेशन ऑफ जुडिशरी वाया पंचायत। जो पंचायतें कभी जज होती थी उनको आज की जुडिशरी के अंदर संस्था के रूप में गवाही देने का भी अधिकार नहीं है। पांचवा उत्पादन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स वाया कुटीर उद्योग सो डेट अधिक से अधिक लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके। छठा डिजिटल करेंसी टू। आज भारतवर्ष के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करेंसी के मामले में मोनोपोली है। हम हर जिले के लिए, हर जिले को स्वावलंबी बनाने के लिए यूपीआई 101 से यूपीआई 886 के माध्यम से 786 जिलों के लिए हर करेंसी रखी जा सकती है। और यूपीआई 1 to 100 फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बिग कॉर्पोरेट हाउसेज, रेलवे, एमएमटीसी एटसेट्रा एंड बिग कॉर्पोरेट हाउसेज। इस तरीके से हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जो बड़े स्टेट और नेशनल लेवल की जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका कंट्रोल रखते हुए हम जो है उनके लिए यूपीआई 1 to 100 कर सकते हैं। आर्मी के लिए भी एक यूपीआई हो सकता है, रेलवे के लिए भी एक और यूपीआई हो सकता है और इन सबको स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट पेज। यहाँ महात्मा गांधी जी ने मरने से 20 घंटे पहले कुछ 2 लाइनें कही थी। उनका हेडिंग दिया था टेल द वर्ल्ड, द वर्ड्स अटर्ड बाय गांधी जी लेस देन 20 आवर्स बिफोर डेथ। इसमें वो ये कहते हैं यदि मैं किसी बीमारी या फोड़े फुंसी से मर जाऊं तो ये तुम्हारा कर्तव्य होगा कि दुनिया को, चाहे दुनिया नाराज हो तुमसे तब भी, कि मैं जो है जो जीवन भर अपने आप को क्लेम करता रहा महात्मा, वो नहीं था। चाहे दुनिया मुझे गाली दे तब भी बता देना कि ये महात्मा नहीं था, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये भी बात जान लो यदि कल मुझे कोई गोली मार दे और मैं परमात्मा का नाम लेते हुए मरूं तो मैंने जो भी जीवन भर कहा है उस पर चलने का प्रयास करना। नेक्स्ट पेज। लेकिन हमने उनकी अंतिम इच्छा आज तक पूरी नहीं की। टेल द वर्ल्ड कह के उन्होंने ये 2 लाइनें हमारे को बताई थी। आज
सनातन संस्कृति का प्रादुर्भाव यदि हमें करना है तो पूंजीवाद की स्वार्थी व्यवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा। जैसा कि हमारे गोलवलकर जी एक पुस्तक के अंदर लिखते हैं, पुस्तक का नाम है मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूँ। इसके 5 और 6 पेज पर गोलवलकर जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब हेडगेवार जी का भी नाम लेकर, कि काश मैं सरसंघ चालक ना होता और एक साधारण स्वयंसेवक होकर इस देश की सेवा कर पाता। क्योंकि जब आप उच्च पद पर होते हैं तो सभी वर्गों को आपसे इतनी अधिक अपेक्षा होती है कि आप सबके साथ न्याय नहीं कर सकते। यदि एक साधारण स्वयंसेवक होंगे तो हम न्याय कर पाएंगे, और इस तरीके से पंचायत राज की व्यवस्था के द्वारा इस देश की जनता के साथ न्याय करने के लिए एक साधारण स्वयंसेवक होना ज्यादा प्रभावी है सरसंघ चालक होने की बजाय। नेक्स्ट पेज। ये है गांधी जी का जनतंत्र, गांधी जी की इलेक्शन सिस्टम, गांधीयन डेमोक्रेसी, इलेक्शन ऑफ निल एक्सपेंडिचर। इसके अंदर जो है हर किसी को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देने की बजाय, जो 1900 भारत के संविधान में नहीं था, बाद में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब जनतंत्र का मतलब है हर बूथ पर उस बूथ की जनता जो है अपने 5 या 7 प्रतिनिधि का चुनाव करे। 5 का मतलब पंच परमेश्वर, 2 आज इसलिए ऐड कर दिए गए, 7 इसलिए कह रहा हूं मैं, ताकि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का युग है, बाहर के लोगों के यदि हमारे पंचायत के किसी रेजिडेंट के साथ झगड़ा है या हमारे किसी का बाहर वाली पंचायतों के साथ झगड़ा है, तो एक इनवर्ड और आउटवर्ड कम्युनिकेशन के लिए जो है एक एक प्रतिनिधि होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन को हैंडल करने के लिए। और वो 7 प्रतिनिधि ही फिर एमएलए, एमपी और कॉर्पोरेटर चुनेंगे। इस तरीके से दिल्ली के अंदर यदि 11,000 बूथ है तो सिर्फ 77,000 ही वोटर होंगे, और एक कॉर्पोरेटर को चुनने के लिए सिर्फ 250 ही वोटर होंगे, एक एमएलए को चुनने के लिए सिर्फ 1100 ही वोटर होंगे, और एक एमपी को चुनने के लिए 11,000 ही वोटर होंगे। तो ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो है हमारे सेवक बनेंगे। अदरवाइज ये जो है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें लूटने की आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, इस तरह इस देश को लूटते रहेंगे और मल्टीनेशनल्स के हाथों प्राकृतिक संपदा को बेचते रहेंगे। इस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि जनतंत्र का अर्थ होता है जनहित सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि, और भीड़ तंत्र के अंदर स्वार्थ। 1844 में अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई कागजी मुद्रा की गुलामी और जीडीपी की ब्लाइंड रेस है, जो कि इस देश के हित में नहीं है। इस व्यवस्था के अंदर हमारी सेविंग, रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में यदि 2 करोड़ है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 65 साल की उम्र में आधी 1 करोड़, 70 साल की उम्र में 50 लाख, और 75 साल की उम्र में 25 लाख, और 80 साल की उम्र में 12.5 लाख, और 85 साल की उम्र में 6 लाख। क्या तो आदमी खाएगा और क्या बच्चों के लिए करेगा? ये इस व्यवस्था जो है इस देश के लिए बनी ही नहीं थी। इसीलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं आजादी अभी नहीं मिली। नेक्स्ट पेज। गांधी जी के 4 बंदर। जो बंदर जिसके आंख में पट्टी है वह है अंधा कानून, जो पंचायतों को संस्था के रूप में गवाही भी नहीं देने का अधिकार देना चाहता। जिसके कानों में उंगली है वो है बहरी सरकार, जो गांधी जी के जनतंत्र पे चर्चा भी नहीं करना चाहती, क्योंकि यदि अरबों रुपए बर्बाद होंगे इलेक्शन में तभी इन नेताओं का पेट भरेगा। और जिसके मुंह पर उंगली है वो मीडिया है, जो सवेरे से शाम तक अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का तांडव रचता रहता है और समाज को रचनात्मक मार्गदर्शन देने के लिए गूंगा बन जाता है। चौथा बंदर हमने ऐड किया बुरा मत सोचो। हमारे देश के गुलाम सरकारी नेता, अधिकारी और कर्मचारी, वो जनहित में सोचने का अधिकार ही नहीं है, पहले ओथ ऑफ सीक्रेसी से बंधे हुए हैं, और इस तरीके से वो जनहित करने के लिए अथोराइज्ड ही नहीं है। नेक्स्ट पेज। गांधी जी ने 1948 में देश को एक ताबीज समर्पित किया, जिस ताबीज का मैंने एक नया हेडिंग दिया है, गाइडलाइंस बाय द फादर ऑफ द नेशन फॉर डिसीजन टेकिंग बाय ऑल ऑफ अस, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी एंड पार्लियामेंट ऑफ भारत। ये एक बहुत दुख की बात है कि इस ताबीज को जो महात्मा गांधी जी ने मरने से 15-20 दिन पहले या 25 दिन पहले दिया है, इसको इग्नोर किया गया। और गांधी जी के ताबीज को आप कहीं भी देख सकते हैं, वैसे कहो तो मैं सुना सकता हूँ। है वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे को यदि कभी दुविधा में हो, मैं तुम्हारे को सही रास्ता चुनने का एक तरीका बतलाता हूँ कि जिस जिस रास्ते पर चलकर समाज का कमजोर से कमजोर व्यक्ति जो आपने कभी देखा है वो अपना निर्णय खुद ले सकेगा बिना किसी तीसरे व्यक्ति के प्रभाव के, वह रास्ता यदि आप सोचेंगे तो आपको योर ईगो विल बी मेल्ट, और आप जो है परमात्मा के सेवक बनते हुए इस देश के जनसेवक बनके इस देश की ग्राम स्वराज और के लिए काम कर सकेंगे।
ये महात्मा गांधी जी ने 1948 में तावीज दिया था। नेक्स्ट पेज। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम, जो जहां 1933 तक रहे, उसके अंदर 11 अपने नियम बनाए थे जिनका पालन करना वह अनुकरणीय था, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्ते का मतलब दूसरे की थाली में घी देखकर उसकी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, श्रम करके खाना और अस्वाद, जीव के लिए नहीं खाना, पेट के लिए खाना, सर्वभर मतलब अभय, मतलब किसी से डरना नहीं, सच्चाई बोलने के लिए। और उसके बाद है सर्वधर्म संभाव। ये सेकुलरिज्म का अर्थ ये नहीं है कि धर्म ना होना, सेकुलरिज्म का अर्थ है सब धर्मों का बराबर सम्मान करना, जो आज भारतीय जनता पार्टी जो है मेरे ख्याल से प्रयास कर रही है, और हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल गेम को अब नहीं किया जा रहा है। स्वदेशी और अस्पृश्यता निवारण, ये महात्मा गांधी जी के आश्रम में रहने के लिए 11 नियम थे। मैं ऐसा मानता हूं कि जो सनातन संस्कृति का अष्टांग योग है वो पूरा का पूरा इन 11 व्रतों में आ जाता है। साधना और ध्यान जो अष्टांग योग की है वो महात्मा गांधी जी ने एक्सक्लूड कर दी, क्योंकि साधना और ध्यान सतयुग द्वापर त्रेता के अंदर ही संभव था, जहाँ हजारों साल की लोगों की उम्र होती थी और सैकड़ों साल तक लोग जो है तपस्या और ध्यान करते थे। और जो अस्पृश्यता निवारण और सर्वधर्म संभाव है वो कलयुग की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने अष्टांग योग में ना होते हुए भी अपने इन व्रतों में इंक्लूड किया। नेक्स्ट पेज। अब वही बात जो पहले कही थी, तिलक जी ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी जी कहते हैं फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल। महात्मा गांधी जी ने ये भी कहा आजादी अभी नहीं मिली, 1947 में कहा था। अंबेडकर जी ने 1955 में राज्यसभा में कहा था दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्थ टू बी बर्न्ड। अटल जी ने कहा था, पोएम है उनकी, आजादी अभी अधूरी है। राजीव दीक्षित जी ने 2009 में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना के समय एक आई ओपनिंग लेक्चर दिया था, वह भी यही कहता है। और आज हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण से हम क्यों दुखी हैं। डू यू वांट टू से दैट वी कैन बी हैप्पी इन स्लेवरी ऑफ वेस्टर्न कल्चर विदाउट ग्राम स्वराज, स्वावलंबन, कंट्रोल ऑफ नेवर एंडिंग नीड्स, डिजायर्स एंड ग्रीड, relocalization of decision taking authority, power, self governance is a must। और अभी गडक यूनिवर्सिटी कर्नाटका के अंदर 13, 14, 15 को इसी पंचायत राज के पीछे एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, मेरे को भी उसमें इनवाइटेड हूँ। देखते हैं वहां पर इस पर क्या सार्थक चर्चा हो पाती है। नेक्स्ट पेज। तो थैंक्स फॉर योर रीडिंग एंड लिसनिंग। तो गांधी जी इज द मोस्ट प्रासंगिक। गांधी जी का ग्राम स्वराज ही भारत के अंदर विपक्ष की भी भूमिका निभा सकता है और रूलिंग पार्टी की भी भूमिका निभा सकता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ 3 ही काम होने चाहिए, डिफेंस एंड बॉर्डर, फॉरेन अफेयर्स एंड कंट्रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट हाउसेज। ऑल अदर थिंग्स कैन बी डेलीगेटेड टू district panchayat, and it can be further delegated using decimal with our UPI currency. Next page is photo and my office address and telephone number for your knowledge and information. That's all. Thanks for all this cooperation and giving me a suitable time to speak here on this Zoom. बहुत बहुत उम्मीद है मुझे बजरंग मुनि जी के मार्गदर्शन में हम सब जो है स्वराज की प्राप्ति कर पाएंगे। और जैसा भी नहीं, मैं नहीं हूं मदन मोहन जी इसका संचालक, ये सब हम सब मिलकर ये कहते हैं। मैं नहीं हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए ब्रजेश जी। बाकी के साथी बताएं। तो अभी कहा गया है, इस पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जी आदरणीय, बताइए। हाँ, की चर्चा में सम्मिलित
सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज की चर्चा आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी, उनकी समकक्ष तुलना श्रद्धेय गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, इन सभी का जो विचारधारा है, इन विचारधाराओं का हम जो इनमें कुछ फर्क है, कुछ विचारधाराओं में अंतर है, उस संबंध में हम चर्चा का जो विचार था, लोहिया जी भी स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्रता संघर्ष में और स्वतंत्रता सेनानियों में जो प्रथम पंक्ति में चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जयप्रकाश नारायण हो या जिन्ना हो, पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, अंबेडकर हो, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और सबकी विचारधाराओं से भी उसका अनुभव किया और विश्व की घटनाओं से भी कुछ अनुभव प्राप्त किया। इन सब अनुभवों से जो पूर्व के वक्ताओं ने बताया, चौखंबा स्तंभ और 7 विचार जो था उनका, तो हम देखते हैं कि वो भी यह चाहते थे जो कि हम लोग भी अपने विचार में रखते हैं कि ज्ञान यज्ञ की है पहचान और मानव मानव एक समान। वो भी ये रंग है, रूप है या जाति है, धर्म है, इन सब बातों को छोड़कर इसमें जो भेद है, जिससे कि एक दूसरे में ईर्ष्या द्वेष की भावना आती है, तो सबको समान रूप से चलने का, करने का उनका भी विचार था। और जो राष्ट्र नीति थी, सत्ता की नीति थी, राजनीति की नीति थी, वो राजनीति की नीति जो है वो गांधी जी का और लोहिया जी का मिलता जुलता है। दोनों का केंद्रीयकरण का नीति है। ग्रामीण उद्योग, ग्राम में रहने वाले गरीब, बेबस, लाचार जो भी व्यक्ति है उनको अधिकार मिले, उन्हें भी राजनीति में सक्रियता का प्राथमिकता मिले, महिला पुरुषों में कोई भेदभाव न हो, दोनों को समान अधिकार मिले, इस प्रकार का सामाजिक भाव उनका था। विश्व स्तर पर भी वो उनका कुछ अनुभव था और विश्व पंचायत की भी वो व्यवस्था के बारे में अपना विचार देते थे और विश्व शांति की भी
वो कल्पना करते थे कि विश्व स्तर पर एक पंचायत बने और विश्व में शांति व्यवस्था बने। वो जो है, जो गांधी जी का अहिंसा था और साम्यवादियों का जो वर्ग संघर्ष है, उसके बीच में वो समन्वय करके समाजवाद का एक विचारधारा जो है समाज के सामने रखा। पूंजीवाद और जो वर्ग संघर्ष का जो साम्यवादियों का विचार है, उसके बीच का भी एक समाजवाद का विचार रखा। और यही जो है गांधी जी और लोहिया जी में एक आर्थिक रूप से फर्क है कि लोहिया जी जो हैं, वो अधिकतम संपत्ति कितना होगा किसी व्यक्ति के पास और न्यूनतम संपत्ति कितना होगा, न्यूनतम धन कितना होगा, भूमि कितनी होगी, इसको वो एक अलग विचारधारा जो है गांधी जी से आर्थिक विचारधारा जो है सो दिया। क्योंकि जब तक उनका सोच था कि जब तक आर्थिक रूप से अगर किसी प्रकार का समानता का भाव कुछ नहीं आएगा, तब तक जो है सारी जो राजनीति में या जो ये सब है ये कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो है तो उनकी विचारधारा और सिद्धांत थी। और जहां तक हम आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी का भी जो विचारधारा देखते हैं, वो गांधी जी से ही हमें मिलता जुलता समझ में आता है। और जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात है, तो वो बहुत ही चिंतनशील, विचारवान और पूरे विश्व स्तर पर हर एक पहलू पर और हर एक छोटी सी छोटी विषय वस्तु और बड़ी से बड़ी विषय वस्तुओं पर चिंतन करते थे और उस चिंतन के माध्यम से कहीं भी जो है किसी को भी हाजिर जवाबी और तुरंत उत्तर और सटीक उत्तर देते थे। और उनके अंदर ज्ञान था जिसके माध्यम से सामने वाले को निरुत्तर कर देते थे, तथा उनमें वो बौद्धिक क्षमता और साहस थी कि किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी उसका सामना करते थे, वो घबराते नहीं थे। और जो उनमें एक समन्वय की भावना थी और सबको साथ लेकर चलने की भावना थी, उसको हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की सत्ता के बाद 5 साल अगर शायद 85 पार्टियों का गठबंधन था, उसको लेकर उन्होंने 5 साल सत्ता को चलाया। ये उनकी क्षमता को दर्शाता है। और जहां तक हम मुरारजी देसाई की बात को देखते हैं, तो वो सैद्धांतिक रूप से भले ही ठीक हो, लेकिन हठ धर्मिता भी जो है राजनीति में अवसर के अनुसार कुछ न कुछ जो है परिवर्तन करना पड़ता है, जो कि उनमें दिखता है कि जो सत्ता इमरजेंसी के बाद मिली उसको 5 साल तक नहीं चला पाए और 2.5 साल में ही वो सत्ता जो है से उनको हाथ धोना पड़ा और उनको प्रधानमंत्री छोड़ना पड़ा। तो ये जो है हम सब में
कुछ अंतर और कुछ समानता देखते हैं, लेकिन सब मिलाकर के जब हम आज की परिवेश में देखते हैं तो जितने भी स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारे महापुरुष थे, जो हमें मार्गदर्शन दिया, जिससे कि एक सुख शांति का जीवन हमारे राष्ट्र के जनमानस जो है वो बिता सकते थे, वो चाहे गांधी का सिद्धांत हो, न कहीं ग्रामीण स्वतंत्रता दिखता है, न कहीं अकेंद्रीयकरण दिखता है, न लोहिया जी का कहीं जो है आर्थिक समानता दिखता है, न कहीं व्यक्तियों की स्वतंत्रता दिखती है, न कहीं अकेंद्रीयकरण की सत्ता दिखती है। केवल यहाँ पर जो है सब कोई जो है, कोई गांधी को लेकर के सत्ता राजनीति कर रहा है, कोई लोहिया को लेकर के समाजवादी की राजनीति कर रहा है सत्ता के लिए, और सारा जो है आज अवसरवाद का खेल रह गया है। जहां जैसा अवसर मिलता है सत्ता के लिए, उस प्रकार से आज जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो अपने रूप को बदल रहे हैं और केवल जनता को वोट देने के सिवाय कोई अधिकार नहीं है। हाँ, कहीं कहीं ब्लैकमेल टाइप का अगर कुछ है तो कहीं पर महतारी बंधन योजना, कहीं पर फ्री में खाना है, कहीं पर कुछ है, लेकिन बाकी जो है सम्मान जो होता है, चाहे तो ज्ञानियों का, विचारकों का सम्मान हो या नागरिकों का सम्मान हो, ये सब खाली जो है सामने बस धोखा देने का बात रहता है। लेकिन जहां पर असलियत में जब पहुंचते हैं तो उनको न न्याय मिलता है, न उनको अधिकार मिलता है, न उनको राजनीति में कुछ स्थान सम्मान मिलता है। तो ये आज का जो है परिवेश में बड़ा उलझा हुआ समस्या है, और इन समस्याओं के ही समाधान के लिए ज्ञान यज्ञ परिवार जो है सदैव चिंतन मंथन कर रहा है और रास्ता जो है सो सुगम खोज रहा है। अब आगे लगे हुए हैं, परिणाम जो है अवश्य कुछ न कुछ सुगम निकल रहा है और भविष्य में भी निकलेगा, यही आशा के साथ हम लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। और साथी जो हैं विचार को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। बहादुर सिंह जी, श्रीकांत जी, वैद्यराज जी, माता प्रसाद जी, कोई भी साथी बताएं। या अनिल अनिल जी, आपको कुछ रखना है तो आप रखिए, या कबीरा बाबा जुड़े हुए हैं, आपको कुछ रखना है तो आप बात रख सकते हैं। हेलो जी आदरणीय, बताइए। सर, आज तो नहीं बोलना सर, सभी पर्याप्त बोल ही लिए हैं जी। आज कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। जी धन्यवाद। कोई और साथी बताएं, किसी का प्रश्न है तो, किसी का प्रश्न है या कोई बात रखनी है तो बात रख सकते हैं। अगर सबकी बात हो चुकी है तो फिर हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं।